Good afternoon, everyone. Today we will start the revision of first chapter, that is what is democracy and why democracy. That is the civics chapter. ओके बेटा, देखिए किसी किसी की बुक में ये सेकंड चैप्टर होगा. क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी बुक है. ठीक है, जैसा कि मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तब भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ बच्चों को आज भी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजिंग है कि मैम ये तो सेकंड चैप्टर है. तो बेटा, जिसकी पुराने एडिशन की बुक होगी उसकी बुक में ये सेकंड चैप्टर होगा, लेकिन जिनकी न्यू एडिशन की बुक होगी उसमें ये फर्स्ट चैप्टर होगा. ओके, तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी है क्या और वाई डेमोक्रेसी, क्यों हमें डेमोक्रेसी की नीड पड़ती है. बेटा, ये हमने जब चैप्टर रीडिंग की थी हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे थे जो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए थे, तो इसीलिए दोबारा से हम उसको रिवीजन में ले रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे मे भी हो सकता है कुछ बच्चे हमारे साथ बाद में कनेक्ट हुए थे तो उनकी वो टॉपिक्स रह गए थे. ठीक है, तो इसीलिए हम दोबारा से आज इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी के. ठीक है, फर्स्टली व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बच्चे जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड डेमोक्रेशिया से लिया गया है, और ये डेमोक्रेशिया जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज़ डेमोज एंड सेकंड इज़ क्रेशिया. अब देखिए बच्चे, डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मीन्स होता है रूल. तो डेमोक्रेशिया का मतलब हो गया यहाँ पर पीपल्स रूल. और अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग देखें तो डेमोक्रेसी क्या है बेटा. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पीपल्स के थ्रू इलेक्ट की जाती है. ओके, तो डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लोगों के थ्रू, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही बनाई जाती है. ठीक है, और इस चैप्टर में हम इसी डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और इसके जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे. ओके, फर्स्ट आता है नीड ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी. हमें डेमोक्रेसी वर्ड को डिफाइन करने की नीड क्यों पड़ती है. क्योंकि बच्चे देखिए कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, अब इसके साथ अगर हम देखें, अब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पीपल के थ्रू उनके वोटिंग के राइट को यूज़ करते हुए, मतलब पीपल अपने वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जिसे वो चाहते हैं उसे वो वोट देते हैं, और जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही पार्टी जीत जाती है और अपनी गवर्नमेंट बना लेती है. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लेकर. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, ओके, एंड द चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे. यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर हम देखेंगे कि वहाँ कहने को तो डेमोक्रेसी है लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है. तो वो उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही हम अच्छे से डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझ पाएंगे. डेमोक्रेसी का अगर हमें ट्रूली एक सही मीनिंग, करेक्ट मीनिंग पता होगा तभी हम अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और किसी को कह सकते हैं कि ये जो कंट्री है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ या नहीं. ठीक है, अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. अगर बात करें हम डेमोक्रेसी के एक सिंपल डेफिनेशन की तो वो क्या बनती है. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो यहाँ पर जो एक सिंपल डेफिनेशन बनती है डेमोक्रेसी की, वो बनती है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पीपल अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं. किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू. ओके बेटा, अब बात आती है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं. ओके, फर्स्ट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन.
डेमोक्रेसी की एक क्वालिटी क्या है बेटा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर रूलर पीपल्स के थ्रू इलेक्ट होते हैं और जो भी मेजर डिसीजन कंट्री के लिए लिए जाते हैं वो इन रूलर के थ्रू ही लिए जाते हैं। मतलब जो भी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं कंट्रीज में वो सभी पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किए हुए लीडर के थ्रू ही लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। अब डेमोक्रेसी के अंदर जो इलेक्शन है वहाँ पर चॉइस मिलती है, मतलब सिर्फ एक पार्टी ही नहीं होती, एक के अलावा 2-3 पार्टीज़ होती हैं जिनमें से जो बेस्ट लगती है, लोगों को लगता है जो उनके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, वो उसको अपने वोटिंग के थ्रू चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर फेयर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों को अपने करंट रूलर को चूज़ करने के लिए, जिसे चाहें वो अपना रूलर बना सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल इन एन इक्वल बेसिस। देखिए बच्चे, जो भी ये चॉइस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपना रूलर चूज़ करने की लोगों को, वो इक्वल मिलती है। ये नहीं है किसी एक ग्रुप को कि जो गवर्नमेंट वर्कर हैं या जो मेल हैं उन्हें ही मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, या जो सिर्फ उसी कंट्री के हैं सिर्फ उन्हीं को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जा रही है। जो बाहर से आए उस कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं उन्हें नहीं दी जा रही। तो डिपेंड करता है कि वहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से लोगों के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ ट्रीट कर रही है, और उसी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या नहीं। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लोगों को इक्वली चॉइस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपना रूलर चूज़ करने की। ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। लोगों को जो भी मतलब ये चॉइस मिलती है अपना गवर्नमेंट चूज़ करने की, तो वो किसके बेसिस पर मिलती है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, जो भी एक बेसिक रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो सिटीजन्स को राइट्स दिए हुए हैं, वोटिंग के जो राइट्स दिए हुए हैं, उनके बेसिस पर जो है गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं पीपल। ठीक है, तो ये था बच्चे फीचर्स। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जो मेजर डिसीज़न है वो इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू लिए जाते हैं। ओके, तो ये जो हमारा फर्स्ट की फीचर है उसे हम पाकिस्तान के एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जनरल मुशर्रफ जो हैं वो पाकिस्तान में 1999 से रूल कर रहे थे। विल गिव अस वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जिससे हम एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के एक इम्पॉर्टेंट की फीचर के बारे में हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लीड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है मिलिट्री के एक कोप बन गए थे अक्टूबर 1999 में। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। और उन्होंने धीरे धीरे इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी एक गवर्नमेंट बनाई एंड डिक्लेयर, और अपने आप को एक गवर्नमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया। और बाद में लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव से मतलब प्राइम मिनिस्टर से वो क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, इन 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। और बाद में परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में एक रेफरेंडम हेल्ड किया। ठीक है, एक रेफरेंडम निकाला, और उस रेफरेंडम के बेसिस पर उसने क्या किया बेटा? रेफरेंडम के बेसिस पर ओके बेटा, तो एक रेफरेंडम के थ्रू 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपने टाइम पीरियड को 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इस रेफरेंडम के बारे में बताया कि ये जो रेफरेंडम था पूरी तरह से फ्रॉड और मल्ट प्रैक्टिसेस पर डिपेंड था। मतलब पूरी तरह से इसमें गलत चीज़ें यूज़ की गई थी और धोखाधड़ी के साथ ये रेफरेंडम स्टार्ट किया गया था। इन अगस्त 2002 और अगस्त 2002 में मुशर्रफ जो थे उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर दिया, मतलब एक चेंज ला दिया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग
प्रेसिडेंट जो था वो किसी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता था। मतलब किसी भी प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पर जो भी गवर्नमेंट थी उसे वो डिसमिस कर कर खुद अपने अकॉर्डिंग रूल चला सकता था इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। अब जो भी ये वर्क किया जाता था वो एक सिविलियन कैबिनेट के थ्रू किया जाता था। ठीक है। अब इसमें जो भी इसमें जो भी सुपरवाइज करने का वर्क था वो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर और साथ में जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनके थ्रू सुपरवाइज किया जाता था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर। हालांकि जो रिप्रेजेंटेटिव थे इलेक्टेड थे उन्हें थोड़ी बहुत कुछ पावर दी गई थी, लेकिन ज़्यादा पावर मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में थी। और सारा मिलिट्री ऑफिसर किससे कनेक्ट था? परवेज़ मुशर्रफ से। ओके। दिस कंडीशन कैन नॉट बी टर्म। और इसी कंडीशन के बेसिस पर हम ये कॉल कर सकते हैं कि ये पीपल्स रूल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो कि परवेज़ मुशर्रफ थे उनका ही मेन रूल था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते। द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब अब इसे क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो परवेज़ मुशर्रफ थे वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए थे, इसीलिए इसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉल नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस लेते हैं बेटा। हमारे डेमोक्रेसी का जो सेकंड की फीचर था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ठीक है। तो यहाँ पर चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल लेकर ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन कंपलसरी है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है। केस ऑफ चाइना। अगर चाइना के केस में देखें तो चाइना की जो पार्लियामेंट थी क्वांगो रेनमिन डेब्यू डहुई, ये नेशनल पीपल कांग्रेस थी। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर एवरी 5 ईयर। ये जो पार्टी थी, ठीक है, कांग्रेस जो पार्लियामेंट थी यहाँ की, इसे लोगों के थ्रू हर 5 साल बाद इलेक्ट कर लिया जाता था। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो थी उसके पास पावर थी प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की, कंट्री में जो प्रेसिडेंट थे। ठीक है। सम मेंबर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर इसमें आर्मी से भी इलेक्ट किए जाते थे। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या था कि कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन में खड़ा होता था तो वहाँ की जो मेन पार्टी थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, तो किसी भी अनदर पार्टी को अगर उसे इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना है तो सबसे पहले उसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होता था, उससे मतलब एक परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है। अब कोई भी बिग पार्टी किसी अनदर स्मॉल पार्टी को या कोई भी नई उभरती हुई पार्टी है उसको ऐसे ही तो परमिशन नहीं देगी, पहले तो उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन रखेगी, वो अपने अंडर रखकर ही उसको कुछ वर्क करने की परमिशन देगी। अगर वो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा तो ये पार्टी उसको परमिशन नहीं देती थी। ठीक है। जो इस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से फेवर करते थे उसी को ही ये परमिशन देती थी, जो इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते तो उसे वो परमिशन नहीं देती थी। ठीक है। ओनली इट्स मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ 8 पार्टीज एलिड टू इट आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट। चाइनीज़ कम्युनिस्ट के साथ इसके जो मेंबर थे और इसके साथ जो 8 अलग से पार्टी थी जो इसी को सपोर्ट करती थी, सिर्फ उन्हें ही कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन करने की परमिशन थी। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर चाइना के अंदर एक फ्री और फेयर इलेक्शन है, क्योंकि यहाँ लोगों को चॉइस ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही हमेशा आ रही है और उसी को सपोर्ट करने वाली स्मॉल 8 पार्टीज़ भी आ रही हैं, तो वो मिलकर उसी को सपोर्ट कर रही हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि लोगों के सामने भले ही यहाँ इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू चूज़ की जा रही है पार्टी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सिंगल पार्टी है और किसी अनदर पार्टी को वो परमिशन ही नहीं देती जो उसके अगेंस्ट जा सके। तो यहाँ फेयर वे से इलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट केस आता है मैक्सिको का। ओके। मैक्सिको में क्या है बेटा, मैक्सिको बिकम इंडिपेंडेंट इन 1930। इट होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर। मैक्सिको को फ्रीडम जो है इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में। 6 ईयर के बाद, हर 6 ईयर के बाद यहाँ पर
प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। मैक्सिको हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, मैक्सिको में मिलिट्री और डिक्टेटर जैसे रूल नहीं हैं टिल 2000, फिर भी 2000 से ऑल द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हैं वो किसके थ्रू विन किए जाते हैं, PRI पार्टी के थ्रू। ठीक है, ना तो यहाँ पे मिलिट्री रूल है ना यहाँ डिक्टेटरशिप रूल है, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी यहाँ पर हमेशा प्रेसिडेंट्स की जो एक प्लेस है अचीव करती है, वो है PRI पार्टी। एज दे, ऐसा क्यों है, एज दे एम्प्लॉयड मैनी करप्ट, क्यों क्या रीज़न है, क्योंकि जो भी इनके एम्प्लॉयड होते हैं उन्हें वो बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। एंड अनइथिकल मीन्स टू विन द इलेक्शन एवरी टाइम, क्योंकि हमेशा वो किसी गलत तरीके से जीतते हैं और कुछ ना कुछ करप्ट करते हैं, गलत तरीका भ्रष्टाचार को अपनाते हुए। ठीक है, तब PRI पार्टी जो है हर बार जीत जाती है, कुछ घपले धोखेबाजी से। ठीक है, अब आता है दोनों ही केसेस में देखें चाइना और मैक्सिको को, तो जो फ्री और फेयर का जो हमारा की फीचर्स था वो बिल्कुल भी इनके साथ मैच नहीं करता, क्योंकि यहाँ चाइना और मैक्सिको में फेयर इलेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट आता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, तो अब बात करें 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो देखिए बेटा सऊदी अरबिया की, अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ पर पहले विमेन को वोटिंग का राइट ही नहीं था, बाद में राइट मिला, तो लेकिन वो भी कुछ प्रोविंशियल एरिया पर। ठीक है, बात करते हैं एस्टोनिया की, तो यहाँ पर जो भी सिटीजनशिप है रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो यहाँ पर रशियन माइनॉरिटी हैं यहाँ पर उन्हें वोटिंग का राइट मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, सिर्फ जो वहाँ के सिटीजन होते हैं उन्हें इस तरह के रूल्स वोटिंग के राइट ईज़िली मिल पाते हैं। फ़िजी की बात करें तो फ़िजी में जो सिर्फ फ़िजी के रहने वाले हैं उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू है, और इंडिया से जो जाकर फ़िजी में रहने लगे तो इंडियन फ़िजियन की वोट की वैल्यू कम है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, ये हमारा जो की फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, तो यहाँ पर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार और उस वोट की एक जैसी वैल्यू हो, तो ये वाले जो की फीचर्स है यहाँ फुलफ़िल नहीं हो सकता, मैच नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यूनिवर्सल डाटा फ्रेंचाइज जैसा राइट सभी लोगों को मिला हुआ है वोटिंग का, तो यहाँ पर वो फुलफ़िल नहीं होता, इसीलिए उसका एक डेमोक्रेसी का जो की फीचर है ये भी मैच नहीं करता, तो यहाँ कह नहीं सकते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब बात करें बेटा जिम्बाब्वे की, तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है कैन बी अंडरस्टूड इन अ बेटर वे। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को वाइट माइनॉरिटी से, मतलब जो वहाँ पर वाइट पीपल थे उनके अंडर था पहले ये, उसको फ्रीडम मिली 1980 में। ठीक है, फ्रॉम द देन ऑनवर्ड्स द कंट्री हैज़ बिन रूल्ड बाय पार्टी, और तब से वहाँ पर एक ही पार्टी रूल कर रही है, जानू PF। ओके, विच लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगलर के थ्रू थी। द पार्टी के लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, हैज़ बिन द प्रेजिडेंट, और वही जब से प्रेजिडेंट बने आ रहे हैं ऑफ द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, जब से कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली। ओके, अब बात करें इलेक्शन आर ऑलवेज वॉन बाय दिस पार्टी। ठीक है, थ्रू वायलेंस। अब ये जो जानू PF पार्टी है बेटा, ये इलेक्शन हर बार जीत जाती है, किस वजह से, वायलेंस के थ्रू और हरासमेंट के थ्रू ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिशियन वर्कर एंड जर्नलिस्ट। ये जानू PF पार्टी जो है किसी भी वर्कर को या किसी भी पॉलिटिशियन को, अपोजिशन पार्टी जो है या किसी जर्नलिस्ट को अपने अगेंस्ट जाने की मतलब परमिशन ही नहीं देती, और धोखेधड़ी और अपने बल के बेसिस पर लोगों को प्रेशर करके, फोर्स करके हमेशा जानू PF पार्टी जो है जीत जाती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर भी जो पार्टी है
वो डेमोक्रेटिक पार्टी है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये जो फीचर है ये भी फुलफिल नहीं होता, मैच नहीं होता इस डेमोक्रेसी फीचर के साथ। तो यहाँ पर भी नहीं कह सकते हम जिम्बाब्वे में भी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ओके बेटा, कल की क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी।